प्यारे दोस्तों, आज हम नीट के सिलेबस में या नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चन भौतिक विज्ञान से यानी फिजिक्स से जो क्वेश्चन आने हैं, 5 क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। बिल्कुल मैं आपको कोई साइंस का विद्वान बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं ये एक छोटा सा प्रयास करना चाहता हूँ कि आप भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के 5 क्वेश्चन को आसानी से कैसे सोल्व कर सकते हैं। मैं टॉपिक वाइज उसकी चर्चा करूंगा। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा का। हम चर्चा करते हैं विद्युत धारा, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, हमें ये ध्यान रखना है कि जो नीट के सिलेबस में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको थ्योरेटिकल नहीं पूछे जाएंगे। आपकी बेसिक नॉलेज को चेक करने के लिए आप पूरी वीडियो को देखेंगे, पूरे टॉपिक को समझेंगे। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उनको किस तरीके से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। पहले हम इस टॉपिक को, यहाँ जो विद्युत धारा का टॉपिक है, विद्युत धारा, इसके बारे में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, प्रतिरोध क्या है, ओम का नियम क्या है, फिर विद्युत धारा के रासायनिक और आपके तापीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव जिसको कहेंगे, फिर इसके चुंबकीय प्रभाव। ये आपके सिलेबस का टॉपिक है। हम इसको बारी बारी से चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं ये प्रयास करूंगा कि मैं मेरे अनुभव के आधार पर आपको इसमें आपकी समझ कैसे बढ़े और एग्जाम में आप आसानी से क्वेश्चन को कैसे हल करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा। हाँ, दिमाग में ये बात जरूर ध्यान रखें कि मैं आपको भौतिक विज्ञान का विद्वान नहीं बनाऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि आपके क्वेश्चन कैसे हल हो आसानी से। तो हम बढ़ते हैं टॉपिक विद्युत धारा। आप सब जानते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। धारा क्या है? आवेश के प्रवाह की दर। ध्यान रखना कि आवेश जो है, पहले हम आवेश की चर्चा करेंगे। आवेश क्या है, इसका मात्रक पढ़ेंगे हम पहले। मात्रक आवेश का है कूलाम। कूलाम, आपको सी लिखा मिलेगा इसके लिए। दूसरी बात है कि आवेश का प्रदर्शन है, प्रदर्शन वो क्यू से लिखते हैं। स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं और कैपिटल क्यू भी लिखा जा सकता है। इसका प्रदर्शन क्यू से करते हैं। और चालक के अंदर हम मूल पे बात चालक की करेंगे। चालक तार, चालक का मतलब है जिनमें धारा आसानी से, जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो। और जो चालक होते हैं इनमें आवेश वाहक जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होते हैं। आवेश वाहक होते हैं, जिनको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो हम देख पाएंगे आवेश जो चीज है, आवेश की मात्रा यानी Q का मान होगा वो यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या इनटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये कुल आवेश के बराबर हो जाएगा। अब इसको लिखना चाहो तो Q बराबर है Ne। यहाँ N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। और ध्यान रखना E का मान फिक्स होता है 1.6 ×10⁻⁻19 कूलम। ये फिक्स वैल्यू है। प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, आप परमाणु की संरचना देख लीजिए। ये परमाणु है, इसके यहाँ नाभिक होता है, ये नाभिक है, बाहर इसके इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और नाभिक बना होता है प्रोटॉन
प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ये उदासीन होते हैं। क्या होते हैं ये? उदासीन। ये क्या होगा? ये धनावेशी। धनावेशी। और इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ऋणावेशी। ऋणावेशी होते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा ये परमाणु है, परमाणु ये उदासीन प्रकृति का होता है। उदासीन प्रकृति का होता है। उदासीन प्रकृति का ये मतलब है कि इस परमाणु के ऊपर परिणामी आवेश यानी कुल आवेश का मान शून्य है। इसका सिंपल सा अर्थ हम ये कह सकते हैं कि धन आवेश और ऋण आवेश समान मात्रा में होता है, अर्थात जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश है, प्रोटॉन पे धन आवेश है, और धन और ऋण दोनों को जब जोड़ेंगे तो आंसर शून्य हो जाएगा। अगर शून्य है तो इसका मतलब हुआ कि इसके ऊपर आवेश उपस्थित नहीं है, और जब आवेश उपस्थित नहीं है तो उस प्रकृति को हम उदासीन प्रकृति कहते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन का मान है, आवेश का मान है ई का मान, या इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, ये ऋणात्मक होता है। और यही प्रोटॉन के लिए आ जाए तो प्रोटॉन के लिए कितना आ जाएगा? यहाँ प्लस आ जाएगा, बाकी मान यही रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे समान मात्रा में आवेश होता है। अब हम ये आवेश की मूल बात हमने पढ़ी। अब हम बात करते हैं धारा में के साथ इसका क्या संबंध होगा, और जब धारा के साथ संबंध है तो क्वेश्चन किस तरीके का आने की संभावना बढ़ती है। क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल इजी है कि आजकल रटे रटाई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते। क्वेश्चन पूछने की प्रकृति बिल्कुल आसान, बेसिक नॉलेज जांचने की एग्जामिनर की इच्छा रहती है। तो धारा जो है जिसको हम करंट बोलते हैं, इंग्लिश में इसका नाम करंट है, इसके बारे में इसका चिन्ह जो है, प्रदर्शन जिससे करते हैं, चिन्ह है आई से। चिन्ह क्या है? आई से लिखा जाता है। सूत्र क्या हो जाएगा? धारा का सूत्र बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम चर्चा करेंगे। सूत्र आई बराबर है, यानी धारा बराबर है आवेश बटे हुए समय, क्योंकि आवेश के प्रवाह की दर, दर का मतलब साइंस के अंदर दर का मतलब समय के साथ परिवर्तन होता है। यहाँ दर का मतलब मूल्य नहीं है, दर का मतलब समय है। तो यहाँ आई बराबर है आवेश बटे समय, और आवेश क्या हो गया? कैपिटल क्यू लिख लो या स्मॉल क्यू बटे टी। हम जनरली इस सूत्र पर निर्भर होते हैं कि क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि आवेश दिया मिलेगा, समय दिया मिलेगा, हम इसको सोल्व कर देंगे। लेकिन आजकल क्वेश्चन की प्रकृति जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है। एग्जामिनर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देता, वो इस सूत्र का थोड़ा सा अलग उपयोग कर लेता है, क्योंकि हम जानते हैं कि Q किसके बराबर था? NE के बराबर था। Q किसके बराबर था? N into E के बराबर था। तो आजकल I का मान QT न लेके इससे संबंधित कर सकते हैं। तो इसका सूत्र जो हो जाएगा I बराबर है NET। इस तरह फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। इसका मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चन पूछ कैसे सकता है। वो कहेगा, क्वेश्चन है इसका कि किसी चालक तार में 10 सेकंड समय में 10 सेकंड समय में 10 की घात 22 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो इसमें प्रवाहित धारा का मान होगा। क्या आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस चालक तार में 10 सेकंड में इतनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो
इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो इसमें धारा का मान निकालिए। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं तो समय गिवन है, समय 10 सेकंड दिया हुआ है, हमें ये पता लग गया। दूसरी चीज देखे हैं तो 10 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें दी गई है, वो है 10⁻22। लेकिन हम अगर इस सूत्र पर निर्भर रहे तो हमारे सामने समस्या होगी, क्योंकि आवेश का हमें पता ही नहीं लगेगा। हम इसको अगर आवेश मान लेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर मैच नहीं करेगा। हाँ, ये ध्यान रखना कि जो ऑप्शन आजकल जो दिए जाते हैं वो इस तरीके से दिए जाते हैं कि जैसे आप सोचेंगे वैसा ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप 10⁻22 को 10 से डिवाइड करेंगे वो भी आंसर मैच कर जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे वो भी आंसर मिल जाएगा, और जो वास्तव में जो आंसर है वो भी मिल जाएगा। तो आजकल ट्रेंड यही है जो आंसर देने का, क्वेश्चन के जो ऑप्शन देने का, कि आप जिस भी तरीके से सोचेंगे वैसा ही आंसर उसमें मैच कर जाएगा और आपको लगेगा ये सही आंसर है। जबकि जब तक आप प्रॉपर सही तरीका नहीं लगाएंगे तो आंसर ठीक होने की संभावना हमारी कम हो जाती है। और वो संभावना ठीक होने की कैसे बढ़े, उसके लिए हमें इसको बारीकी से देखना, समझना, रटना बिल्कुल भी नहीं। तो अब यहाँ ये हमें पता लग गया, n दिया हुआ है, ये t दिया हुआ है, e कांस्टेंट वैल्यू था, आपको ये याद होनी चाहिए। हमें पता है कि e का मान है कितना था, 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये था। इस सूत्र के अंदर इसका मान रख के देख लो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो क्या धारा का मान कितना हो जाएगा, मैं यहाँ निकाल देता हूँ, धारा बराबर है n का मान दिया हुआ है 10⁻22 गुणा में ई का मान हमें पता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, नियत वैल्यू होती है, इसकी मान में ही बदलता है, ये ऐसे कैसे लिखी जाएगी। तो ये हो गया 1.6 गुणा 10⁻−19 और बटे हुए सेकंड है 10 सेकंड की बात इसमें की थी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 19 है, ये 22 है, तो माइनस के तो 19 है और प्लस की घात में 22 है। जब मल्टीप्लाई में हो तो घात जुड़ जाती है, प्लस के 22 और माइनस के 19 प्लस के 3 बचेंगे, ये हो गया 10⁻3 1.6 बटेंगे 10, 1 10 से काटोगे तो 1 10 कट जाएगा, यहाँ 10 की 2 बचेगी और फाइनल हमारा जो आंसर बचेगा 1.6 10⁻2 एम्पियर, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना है। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को न पूछ के वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि चालक तारा में इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने समय के लिए प्रवाहित हुए हैं, और ई का मान वो देगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन यही छिपा हुआ है। ई का मान हमें ध्यान होना चाहिए कि ई की वैल्यू है, ई का मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम होता है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये एक धारा के बारे में, इसके सूत्र को कैसे प्रयोग करना है, इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन आपको समझाया। बाकी मैं जब इसके क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की एक सीरीज अपलोड करूंगा मेरे YouTube चैनल पे, तो आप वहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इसकी PDF भी डाल देंगे हम लोग। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं विद्युत धारा से, विद्युत धारा से और क्वेश्चन भी बहुत सारे बनेंगे जो हम टॉपिक देख रहे हैं। हमें पता लग गया कि चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह I है, सूत्र क्या है, I बराबर है Q/T, या हम कह सकते हैं Q का मान NE रख दो तो NE/T। एक बात आती है कि धारा का मात्रक क्या है, इसके मात्रक की चर्चा करें। मात्रक है इसका एम्पियर, एम्पियर है इसका मात्रक। कई बार आजकल क्वेश्चन ऐसे भी आने लगे, हमें एक ही मात्रक तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हाँ, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि एसआई मात्रक कौन सा है, एसआई मात्रक, तो आपका एम्पियर सही आंसर होगा। अगर इसके अलावा भी पूछने की कोशिश करें तो इसका दूसरा मात्रक कूलम प्रति सेकंड, हमें इस तरीके से भी ध्यान होना चाहिए। कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में धारा का मात्रक,
धारा का मात्रक। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। ए ऑप्शन दे दिया एम्पियर, बी ऑप्शन दे दिया कूलम्ब प्रति सेकंड, सी ऑप्शन दे दिया दोनों, डी ऑप्शन दे दिया केवल या कोई नहीं, कोई नहीं। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारे से कि निम्न में से धारा का मात्रक है। अगर हमें ये पता हो कि धारा का मात्रक एम्पियर है तो हम जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को टिक कर देंगे, और जैसे इस क्वेश्चन को टिक करेंगे तो क्वेश्चन की प्रकृति पढ़ के देखिए गलत हो जाएगा ये। तो हमें क्या देखना है कि निम्न में से धारा का मात्रक है, एम्पियर तो है ही धारा का मात्रक, कूलम्ब प्रति सेकंड भी मात्रक है इसका, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, निम्न में से धारा का एसआई मात्रक है, निम्न में से धारा का एसआई मात्रक है, तो क्वेश्चन की प्रकृति बिल्कुल बदल चुकी है। अगर हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे तो आपको बिल्कुल ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन में गलती कहाँ होती है और उसको हमें कैसे ठीक करना है। अगर वो पूछता है निम्न में धारा का एसआई मात्रक, अब यानी उसने सभी मात्रकों की बात न करके केवल एसआई मात्रक, तो अब आंसर आपका एम्पियर हो जाएगा। तो ये छोटा सा अंतर है जो क्वेश्चन को आपके मात्रक से संबंधित करें। पिछले सालों के पेपर उठा के देखोगे तो एक साल बल के मात्रक को पूछा गया है, क्योंकि आपका टॉपिक है बल का भी टॉपिक है, बल के प्रकार का भी टॉपिक है, कार्य ऊर्जा शक्ति भी है, तो कुछ साइंस के टॉपिक है तो उनसे बहुत गहराई में क्वेश्चन नहीं पूछता, वो आसान से क्वेश्चन पूछता। जैसे इसी से देख लीजिए, विद्युत धारा का टॉपिक है, धारा का मात्रक है, अगर एसआई शब्द नहीं दे रखा तो दोनों ही मात्रक है। अगर वो पूछता है कि धारा का एसआई मात्रक है तो आप कहेंगे केवल ये आंसर है इसका। बहुत सारे बच्चे दोनों को ठीक करके आएंगे, गलत हो जाएंगे, इसको गलत कर इसको अगर टिक करते हैं तो भी गलत हो जाएंगे। तो हमें यह क्वेश्चन की प्रकृति देखनी है कि छोटे से शब्द से आंसर बदल जाता है। अब हम इसमें थोड़ी सी और आगे चर्चा करते हैं धारा से, और उसके बाद हम देख पाएंगे कि ये मात्रक से संबंधित क्वेश्चन था और मात्रक पे कैसे हम क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, इससे हम कैसे बचें, ये बात है क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने की। उसके बाद हम चर्चा करते हैं धारा कैसी राशि है। धारा याद रखना अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है। जब आप किताबें वगैरह पढ़ते हैं तो उस समय आपको पता लगता है कि भौतिक राशियां दो प्रकार की हैं हमारी, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। सदिश राशि वो होती है जिनका को प्रदर्शित करने के लिए हमें धारा जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण, उसके मैग्नीट्यूड की और उसकी दिशा की आवश्यकता होती है। लेकिन अदिश राशि वो राशि होती है जिनके प्रदर्शन के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है। और धारा में अक्सर कंफ्यूजन होता है, जब हम कोई परिपथ बनाते हैं तो धारा की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, और दिशा को प्रदर्शित करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि इसमें तो परिमाण की भी जरूरत है और दिशा की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि धारा कैसी राशि है। हम सोचने लग जाते हैं कि धारा की जो दिशा होती है और जिससे इसको हम क्या मान लेते हैं सदिश राशि है, जबकि एक्चुअल में धारा की दिशा वो प्रदर्शन के लिए सहायक है, जबकि उस दिशा का इसके परिमाणों पर, इसके अन्य मानों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण हम ये कहेंगे कि ये अदिश राशि है। यानी ये सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा यानी साधारण बीजगणित के नियमों की पालन करती है। इसको बीजगणित के योग द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है, इसलिए कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये आप दिमाग में रखेंगे, यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना। ये मत सोचना कि धारा की दिशा होती है इसलिए सदिश राशि होगी, बिल्कुल भी नहीं। ये अदिश राशि है क्योंकि ये सदिश नियमों की पालना बिल्कुल भी नहीं करती। और धारा से संबंधित हम क्वेश्चन ये देख सकते हैं कि धारा के हमने देख लिया कैसी राशि है, इसके मात्रक क्या है, और हमने ये देखा कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। वो क्वेश्चन आपको सीरीज में मिल जाएंगे, बाकी मैं वीडियो ऐसे ही बनाऊंगा, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। और मेरी बिल्कुल यही कोशिश है कि मेरे अनुभव का फायदा कितना मैं आपको दे सकूं।
इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक आ जाता है हमारे ओम का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, क्योंकि जैसे ही आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको बेसिक समझ में आना ही चाहिए। और 10th लेवल पे और 10th क्या 11th 12th लेवल पे भी ओम का नियम काफी इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले मैं एक छोटी सी चर्चा करता हूँ विभव की। विभव क्या चीज है? विभव या विभवांतर, दो शब्द आते हैं। इसको बोलते हैं पोटेंशियल और इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। हम यहाँ लगभग एक ही मान के चले इसको आपके लेवल तक, क्योंकि आपको समझना है। पोटेंशियल एक निश्चित बिंदु पर, जैसे मान लीजिए हम इस बिंदु पे, ये इसका क्षेत्र है, कोई आवेश है उसका क्षेत्र है। क्षेत्र का मतलब होता है कि कोई भी आवेश अपने चारों ओर कितने भाग तक किसी अन्य आवेश को प्रभावित कर सकता है, उसको उसका क्षेत्र बोलते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ एक बल्ब लगा दिया, ये लाइट लगा दिया, ये बल्ब हमने यहाँ स्ट्रीट बल्ब लगा दिया, तो वो क्षेत्र जहां तक इसकी लाइट जाती है वो क्या कहलाएगा? इसका क्षेत्र कहलाएगा, प्रकाशीय क्षेत्र कहलाएगा, प्रकाश जहां तक जाता है। ऐसे ही आवेश जो होते हैं, ये आवेश भी एक क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जहां तक ये किसी अन्य दूसरे आवेश के ऊपर बाह्य बल आरोपित कर देते हैं, प्रभाव प्रदर्शित कर देते हैं। जहां तक ये प्रभाव प्रदर्शित करेंगे उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे इसका विद्युत क्षेत्र है। क्या बोलेंगे उसको? इसका विद्युत क्षेत्र है। उस क्षेत्र से अगर दूसरा आवेश बाहर है तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर उस क्षेत्र के अंदर है तो इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसके क्षेत्र में आ जाएगा। तो क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ कोई आवेश था +Q और इसका क्षेत्र कितना, ये इसका क्षेत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना प्रभाव यहाँ तक प्रदर्शित करेगा। और इसके बाहर अगर कोई भी चीज रख दी जाए, यहाँ मैंने Q0 आवेश रख दिया, दूसरा आवेश रख दिया, अगर इस आवेश को मैंने यहाँ रख दिया तो इसके क्षेत्र से बाहर है तो इसका कोई भी प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। और इसको बोलते हैं अनंत दूरी। क्या बोलते हैं? अनंत दूरी। अनंत दूरी का मतलब यही है कि इस आवेश के प्रभाव क्षेत्र से बाहर है, उसको बोलते हैं अनंत। और अनंत दूरी पर, यानी जब इसके क्षेत्र से बाहर होगा तो इसके कारण यहाँ पर विभव का मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसने उस पर कोई प्रभाव प्रदर्शित नहीं किया। अगर इस आवेश को इसके बाहर वाले क्षेत्र से इसके अंदर लाने की कोशिश करूंगा मैं, तो क्या हो रहा है? यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक आएगा, इसके ऊपर कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि ये इसके ऊपर कोई आरोपित ही नहीं करेगा किसी प्रकार का क्षेत्र। जैसे ही अंदर आएगा तो इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ने लग जाएगा। जिस भी बिंदु पर हमने लाना है, अब इस बिंदु पे लाना है, तो यहाँ जो मान होगा उसको हम विभव कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि अनंत से लेके आए हैं। अनंत से किसी एकांक आवेश को इस क्षेत्र में लाने में जो कार्य करेंगे उस कार्य को हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। यही चीज दूसरे शब्दों में देख लो, विभवांतर क्या हो जाएगा? यही आवेश है +Q, ये आवेश है, इसका प्रभाव इतनी दूर भाग में पड़ता है। हम पहले आवेश यहाँ लेके आ चुके हैं Q आवेश को इस बिंदु पे, यहाँ आवेश रखा हुआ हमारा इस बिंदु पे, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसके ऊपर यहाँ विभव है, इसका प्रभाव है। अब इसको यहाँ A बिंदु से यहाँ किसी दूसरे स्थान पे लेके चले गए तो यहाँ भी विभव है। यानी अगर ऐसी स्थिति बनती है, इस समय जो कार्य किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। दोनों में साधारण से शब्दों में समझने की कोशिश करें। विभव का मतलब है किसी आवेश को अनंत से किसी क्षेत्र में, यानी किसी आवेश के क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो विभव। और विभवांतर क्या हो जाएगा? किसी एकांक आवेश को, बहुत छोटा आवेश होता है, इस आवेश को पहले से उपस्थित क्षेत्र में, इस आवेश को क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसको क्या कहेंगे? विभवांतर। है दोनों कार्य, दोनों के दोनों क्या है? आवेश को ले जाने में किए गए कार्य। बस फर्क ये है कि यहाँ पर क्या होगा? बाहर से अंदर लेके आए हैं
और यहाँ क्या था, अंदर से अंदर ही दूसरे बिंदु पे लेके गए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर इसको विस्थापित किया है, तो उसको हम क्या कह देंगे, विभवांतर कह देंगे। ये विभव और ये हमारा विभवांतर, ये इनमें मूल अंतर है। तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करता हूँ और इसको हम बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे। विभव V से लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। विभव को किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं। ये क्या है, कार्य बटेगे आवेश। सिंपल सी भाषा में देखें, बिल्कुल साधारण सी भाषा में देखें, कार्य बटे आवेश को विभव कहते हैं। और विभवांतर में क्या होगा, विभवांतर, विभवांतर का मतलब है दो बिंदुओं के विभव का अंतर, विभव का अंतर। यानी दो पॉइंट हैं, इस पॉइंट की पोटेंशियल और इस पॉइंट की पोटेंशियल, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहेंगे, विभवांतर। और विभवांतर का भी, विभवांतर दो बिंदुओं में होगा। मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, और दोनों बिंदु किसमें है, आवेश के क्षेत्र में है। क्षेत्र में तो दोनों बिंदुओं पर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर भी भाव हमने मान लिया बी ए है और बी बिंदु पर बी बी है। अब आवेश को यहाँ से इस बिंदु पे लेके गए, जो बाह्य आवेश था क्षेत्र में ही है, ध्यान रखना, अब बाहर नहीं है, बाहर तो यहाँ होता है, और यहाँ तो क्या है, क्षेत्र में है दोनों बिंदु। लेकिन एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ उसको हमने स्लाइडली मूव करा दिया, थोड़ा सा हमने विस्थापित कर दिया। तो इस बिंदु से इस बिंदु पे लेके गए, तो एक स्थान पर अलग भी बहुत था, दूसरे स्थान पे अलग था, दोनों के बीच जो अंतर होगा उसको भी मानना। तो क्या कह देंगे, वी बी माइनस वी ए, और इसको लिख देंगे डेल्टा वी। डेल्टा का मतलब होता है थोड़ा अंतर इनका, ये है विभवांतर। वी बी माइनस वी ए बराबर है कार्य, कितना कार्य किया गया है, यहाँ से यहाँ तक कार्य कितना किया गया, बटेगी किस आवेश को लेके गए, बटे आवेश। सूत्र एक जैसा है, दोनों के भाव में अंतर है। इसमें विभव का मतलब है एक निश्चित बिंदु का मान है, और विभवांतर का मतलब दो बिंदुओं का अंतर है। यहाँ जो कार्य है वो अनंत से इसके क्षेत्र में लाने में किया है, यहाँ क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया है। ये इनकी मूल भावना है। सूत्र दोनों के एक जैसे हैं, कार्य बटे आवेश। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मुख्य बात है इस पे, वो हम चेक कर सकते हैं। अब इसमें साधारण सा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एक, मैं क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन है कि अनंत से एक 5 कूलम आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाया गया, जहां विभव का मान 20 वोल्ट है, तो किया गया कार्य कितना होगा, आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अनंत से एक 5 कूलम आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाया गया जहां विभव का मान 20 वोल्ट है। ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका कोई क्षेत्र था, ये इतना सा क्षेत्र है जहां तक इसका प्रभाव प्रदर्शित होगा, ये इसका क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में क्या होगा कि यहाँ से लेके आए हैं अनंत से उस आवेश को इसमें कहीं भी ले आए, इस बिंदु पे ले आए जहां पर वोल्टेज कितनी है, 20 वोल्ट। इस बिंदु पर क्षेत्र में यहाँ वोल्टेज कितनी है, 20 वोल्टेज है, 20 वोल्ट। यहाँ से लेके आए हैं अनंत से, और जब इसको लेके आए तो उस आवेश का मान कितना था, 5 कूलम। क्या निकालना हमें, कार्य। हमें पता लग गया विभव दे रखा है, आवेश दे रखा है, और कार्य निकालना है। तो सूत्र हमारा था विभव बराबर है कार्य बटे आवेश।
ये था हमारा सूत्र। तो यहाँ विभव का मान कितना दिया हुआ है, मेरा मात्रक से पता लग रहा है 20 वोल्ट विभव है, हम यहाँ 20 रख देंगे। कार्य हमें निकालना है, आवेश का हमें पता है कितना 5 कूलम, कार्य कितना निकल गया, आर पार गुणा कर दो, 20 पंजे 100 जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है, इसलिए मैंने यहाँ जूल जे लिख दो या फिर जूल लिख दो। हिंदी में जूल लिखा मिले तो भी कोई समस्या नहीं, जे लिखा मिले तो भी कोई समस्या नहीं। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि वो कार्य दे दे, आवेश दे दे, विभव पूछ ले, तो कार्य और आवेश दे का विभव निकल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है विभव दे दे, कार्य दे दे और आवेश निकालना पूछ ले। तो तीन चीजें हैं, सूत्र ये है, जो भी चीज दे रखी है उसको रख दो, जो निकालनी है उसको हमें निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सिंपल मेथड का प्रयोग करके आसानी से इस तरह का क्वेश्चन आसानी से पूछा जाता है। कई बार एक और क्वेश्चन बताता हूँ इसके ऊपर कि आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तरह का क्वेश्चन भी हमें दिया जा सकता है कि वो क्वेश्चन में ऐसे कहते कि ये एक बिंदु है ए, ये दूसरा बिंदु है बी, यहाँ से एक आवेश को लेके गए, एक कूलम का आवेश है, सी मात्रक है कूलम का, यानी आवेश के मात्रक कूलम होता है, कूलम को सी से लिखते हैं इसलिए 1c लिख दिया मैंने, ये आवेश है आपका, ये क्या है आवेश। वो ऐसे लिखेगा कि एक कूलम आवेश हो, एक कूलम से मात्रक से हमें पता लग जाएगा कि ये क्या है हमारा आवेश है। वो कह रहा है कि एक बिंदु से लेके हम दूसरे बिंदु पे लेके गए और यहाँ से यहाँ ले जाने में कार्य हुआ 100 जूल, ये कार्य दे दिया। यानी एक आवेश को जो एक कूलम का आवेश है उसको बिंदु ए से बी बिंदु तक लेके गए और कार्य कितना करना पड़ा 100 जूल कार्य करना पड़ा। ये कह रहा है कि जब अगर अंतिम बिंदु है जो वहां पर वोल्टेज 20 वोल्ट है, यानी एक आवेश को एक कूलम आवेश को एक बिंदु से 20 वोल्ट विभव के बिंदु पर ले जाया गया, तो ले जाने में 100 जूल कार्य किया गया। तो बताइए कि ए बिंदु पर कितना विभव था। तो मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देता हूं ताकि आपको आसानी से मिले। क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा आपको, एक कूलम आवेश को किसी एक बिंदु से 20 वोल्ट के बिंदु तक ले जाने में 100 जूल कार्य किया जाता है। तो ए बिंदु पर यानी प्रारंभिक बिंदु पर प्रारंभिक स्थिति पर विभव का मान होगा, विभव का मान होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इसकी स्टेटमेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश की एक कूलम आवेश है किसी एक बिंदु, ये पहला बिंदु है यहाँ रखा हुआ था, ये कहाँ लेके गए 20 वोल्ट के बिंदु, दूसरा बिंदु है जिसकी वोल्टेज कितनी है 20 वोल्ट है, कितना कार्य किया है 100 जूल कार्य करना पड़ा। तो ये बताइए कि इस बिंदु पर विभव का मान कितना। आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे इसके, जब 4 ऑप्शन मिल जाएंगे तो हमें पहचानने में कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान क्या रखना है, यहाँ विभव नहीं है, दो बिंदुओं का विभव है और दो बिंदुओं के विभव को विभवांतर कहते हैं। तो फॉर्मूला हमारा कौन सा लगेगा, वही फॉर्मूला है विभवांतर बराबर है कार्य बटे आवेश। सूत्र वही है, सूत्र में कोई समस्या नहीं है, विभव का भी यही है, विभवांतर का भी है। विभव और विभवांतर में मैंने अंतर बता दिया कि विभवांतर होगा तो दो बिंदुओं के विभव का अंतर है और विभव होगा तो एक ही बिंदु का। अब यहाँ देखिए विभवांतर कैसे निकालोगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक। पहले कहा था ए बिंदु पे, बाद में कहा लेंगे बी पे, तो अंतिम कौन हुआ बी और प्रारंभिक कौन हुआ ए, तो बी में से ए घटा दो, वी बी माइनस वी ए, ये हो गया आपका विभवांतर।
यानी v विभव है, ये b बिंदु की विभव घटा a बिंदु की विभव, क्योंकि अंतिम मान ये है, ये प्रारंभिक मान है, अंतिम माइनस प्रारंभिक क्या हो जाएगा विभवांतर। कार्य कितना किया 100 जूल और आवेश कितना है 1 कूलम। देखिए अंतिम विभव कितनी दे रखी है 20, तो VB का मान हो गया 20, VA ये हो गया 100। अब VA निकालना है हमें, VA को उधर ले जाओ या ऐसे कर लो माइनस VA बराबर है 100 का, इस 20 को ले जाओ इधर, ये प्लस का है उस साइड जाएगा तो माइनस का 20, 100 में से 20 गए 80, माइनस VA बराबर 80 और इस माइनस को उधर ले जा सकते हैं, तो आंसर क्या हो गया हमारा VA बराबर है माइनस 80 वोल्ट। तो हम बता सकते हैं ऑप्शन में आपको प्लस का 80 भी मिलेगा, 80 भी मिल जाएगा, 120 भी मिल जाएगा, 0 भी मिल जाएगा, कुछ भी आंसर मिल सकता है। आपका आंसर क्या होगा माइनस 80 वोल्ट। बिल्कुल सिंपल सा था, सिर्फ क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन जैसा भी लिखा हुआ उसका एक हल्का सा डायग्राम रफ बना के देख लें। जैसे यहाँ दे रखा था 1 कूलम आवेश को किसी एक बिंदु बना दिया हमने, ये से 20 वोल्ट के बिंदु यानी दूसरा बिंदु होगा ये दूसरा बना दिया, आवेश कितना है 1 कूलम, ले जाने में कार्य कितना हुआ 100 जूल। तो हमें पता लग गया दो बिंदुओं के बीच विभव है, तो ये क्या हो जाएगा विभवांतर हो जाएगा। और विभवांतर क्या होता है VB माइनस P, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, और ये कार्य और ये आवेश, आवेश एक था 100 को 1 के बाद देंगे तो 100 रह जाएगा, ये 20 रख दिया और इसको सोल्व किया तो माइनस 80 वोल्ट का आंसर। ये विभवांतर और विभव इस तरह का आपके सिलेबस में, नीट के सिलेबस में ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको आसानी से कर पाएंगे और इसको समझ भी पाएंगे। एक बार में नहीं तो 2 बार 3 बार इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या हो सकता है जो मैं न्यूमेरिकल आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैंने यहाँ 100 जूल कार्य किया, आपके पेपर में 200 जूल मिल जाएगा, 150 जूल मिल जाएगा, अंक परिवर्तित होगा, तरीका यही रहेगा, क्वेश्चन की प्रकृति यही रहेगी, तरीका यही रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होने वाला। अब विभव विभवांतर के मात्रक की बात और कर लेते हैं। मात्रक होता है इसका वोल्ट, क्या होगा इसका मात्रक है वोल्ट, इंग्लिश में इसको वोल्ट और V से लिख देते हैं। तो विभव को चाहे विभवांतर हो, दोनों का मात्रक क्या होगा वोल्ट, ये तो है ऐसा ही मात्रक। एक मात्रक इसका क्या हो सकता है जूल प्रति कूलम। मैंने कहा कि ये जरूरी है, हमें एक से ज्यादा तरीके देखने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड ऐसा है कि वो ऐसे पूछ लेता है इनमें से नहीं है या इनमें से है, ऐसे ऑप्शन देगा। जैसे हमने एम्पियर यानी धारा का मात्रक का एक क्वेश्चन किया था कि धारा का SI मात्रक क्या या धारा का मात्रक, तो क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से देखना हमें, ये हल्की सी चीज है यही गलत कर देगी, और हमें वहां थोड़ा सा सेंसिटिवता से आसानी से एक बार में तो 2 बार क्वेश्चन को पढ़े, 2 बार क्वेश्चन पढ़ के आराम से भी उसको देखेंगे तो हम आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ ध्यान रखना कि इसका SI मात्रक है वो वोल्ट होता है, लेकिन सूत्र के हिसाब से देखें तो कार्य बटे आवेश था, कार्य का जूल और आवेश का कूलम, जूल प्रति कूलम भी इसका आंसर हो सकता है। ऐसे भी लिखा हो सकता है J/C, क्योंकि J जूल होता है और C कूलम आवेश का मात्रक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और विभव जो है, विभव है ये भी आपकी अदिश राशि, यानी इसकी कोई दिशा नहीं होती, केवल इसको प्रदर्शित करने के लिए हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात साधारण बीजगणित के नियम से इनको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये थी बात हमारे विभव के बारे में। अब हमारा जो टॉपिक चलेगा वो है कूलम का नियम, जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना जहाँ रहती है वो हमारे कूलम के नियम से रहती है। हम उसकी चर्चा करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे, ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए टॉपिक हमारा ओम का नियम, बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन बनने लायक है। ओम का नियम, और जितना ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ेंगे आप, जहां तक संभावना एक क्वेश्चन ओम के नियम से आपका बन जाएगा। ओम का नियम
थोड़ा सा विस्तार से देखने की कोशिश करेंगे। पहले जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे क्वेश्चन के आधार पे भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओम के नियम की दो बातें मूलतः याद रखनी है। नंबर 1 बात है कि चालकों पर लागू होता है, चालकों पर लागू होता है। यानी चालक का मतलब समझ रहे हैं, हमने धारा वाले भाग में पढ़ के देखा था कि चालक क्या है, पदार्थ क्या होते हैं। मैं यहाँ चर्चा कर देता हूँ थोड़ी सी। पदार्थ क्या होते हैं, जितने भी आप पदार्थ देख पा रहे हैं मैटर, उनको धारा के हिसाब से, उनकी चालकता के हिसाब से 3 मुख्य भागों में तोड़ा गया है। पहले भाग होते हैं चालक, दूसरे भाग होते हैं हमारे अर्धचालक, और तीसरे भाग होते हैं कुचालक। कुचालक 3 मुख्य रूप से भाग है हमारे पास। पदार्थ के 3 कैटेगरी है, चालक, अर्धचालक और कुचालक। इन तीनों में अंतर देख लें कि तीनों हैं किस तरीके के और इनमें क्या क्या अंतर है और इनके ऊपर ओम का नियम लागू है। चालक क्या होते हैं, धारा का प्रवाह आसानी से होता है, बहुत आसानी से इनके अंदर से धारा गुजर सकती है, उनको हम क्या कह देंगे, चालक कह देंगे। कुचालक धारा प्रवाह नहीं होती, धारा प्रवाह नहीं, यानी ऐसे भी पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, उनको हम क्या कह देंगे, कुचालक कह देंगे। जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, चौक है, ये क्या इस कैटेगरी में आ जाएंगे कुचालक। और चालक में कौन आ जाएंगे, धातु। मानव शरीर हम भी चालक हैं। अगर हम तार को जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसको हाथ लगाते और अर्थिंग बन जाए तो हमारे को भी करंट लगता है, तो हम भी चालक हैं। ध्यान रखना, चालक में धातु लिख दिया मैंने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, विशेष ध्यान रखना है। मैंने सभी धातु नहीं लिखी, चाहता तो ऐसे लिख दिया ना सभी धातु, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसी धातु है जो चालक का काम नहीं करती, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। ऐसा एक अपवाद है, वो है आपका शीशा। तो ध्यान रखना, धातु शीशे को छोड़कर जो शीशा होता है आपका लेड शीशा, ये धातु है लेकिन कुचालक है, ये बात ध्यान रखना, ये अपवाद है। यानी इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ ये लिखा धातु, मैंने ये नहीं लिखा बिल्कुल भी कि सभी धातु। पेपर में ऐसे भी जाता है कि निम्न में से चालक है या चालक होते हैं, सभी धातु में सभी नहीं, शीशे को छोड़कर सभी धातु, बाकी सभी। शीशा कुचालक होता है। दूसरी बात, कुचालक पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता। एक हम एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं, मेरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, कि कुचालक दिखते हैं अपने को, तो ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नेट के एग्जाम में मैंने एक बार क्वेश्चन देखा था कि नेट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा, तो वो 5-6 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं शुरू वाले, उन क्वेश्चनों में था। अर्धचालक कौन से होते हैं, जो ना तो चालक होते हैं ना तो चालक, यानी जिनमें धारा प्रवाह भी करती है लेकिन आसानी से नहीं करती। इसलिए मूलतः हमारे जर्मेनियम और सिलिकॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये मूलतः 2 अर्धचालक। हमारी जो चर्चा है वो चालक के ऊपर रहेगी, हमारी जो चर्चा है सिलेबस में वो चालक के ऊपर रहेगी, लेकिन चालक के साथ साथ हमें इनका भी पता होना बहुत जरूरी है। चालक कौन से हो गए, जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। कुचालक कौन से हो गए, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह ही नहीं होता। और अर्धचालक कौन से हो गए, जिनमें विद्युत धारा चालक से तो कम और कुचालक से अधिक होती है। इन चालक को हम सुचालक भी कहते हैं। कई जगह शब्द लिखा मिल जाएगा आपको, सुचालक भी शब्द लिखा मिल जाएगा आपको, इसलिए ध्यान रखना है। इसलिए ध्यान रखना है कि ये सुचालक कहलाते हैं, सुचालक। अब धातुओं में भी सबसे ज्यादा सुचालक कौन सी है, सबसे अच्छी चालक, ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। सामान्य क्वेश्चन है, जहां जिन भी कंपटीशन के अंदर सामान्य विज्ञान यानी जर्नल साइंस आती है, साधारण सी साइंस, जर्नल साइंस का बीच में भी जर्नल साइंस ही आपके, जिसको हम
10वीं तक की यानी 6वीं से लेकर 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की साइंस बोलते हैं वो जनरल साइंस होती है। तो सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो वो है चांदी। सबसे ज्यादा जो सुचालक होती है वो चांदी है। इसके बाद तांबे का नंबर आता है। ये ध्यान रखना है, ऑप्शन मिलेंगे आपको चांदी, सोना, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम ऐसे करके। तो सबसे सुचालक है वो चांदी है। अगर चांदी नहीं ऑप्शन में हो तो तांबा हो जाएगा आपका ऑप्शन, ध्यान रखना है। इसके बाद आपका एल्यूमिनियम और सोना आते हैं। तो सबसे ज्यादा चालक होगी चांदी। अगर ऑप्शन 4 दे रखे उसमें चांदी नहीं है और तांबा दिया हुआ है तो आप चांदी की जगह पे किसका यूज करेंगे? तांबे का यूज करेंगे कि ये दूसरे नंबर पे ये होगा, पहले नंबर पे चांदी, दूसरे पे तांबा। तो ये थे आपके चालक के बारे में। और ओम का नियम जो है वो केवल और केवल चालकों पर लागू होता है, इन दोनों पर ओम का नियम लागू नहीं होता। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग कि जब भी ओम का नियम की शर्त दे रही हो या ओम के नियम के बारे में दिया मिले तो आपके दिमाग में ये बात पहले चलनी चाहिए कि ओम का नियम केवल और केवल चालकों पर लागू होता है, बाकी किसी पदार्थों पर, सभी पदार्थों पर लागू नहीं होता। दूसरी चीज है इसके लिए जो नेक्स्ट इसकी विशेषता है वो है भौतिक अवस्था नियत होनी चाहिए। भौतिक अवस्था, अब भौतिक अवस्था शब्द के अंदर कई चीजें छुपी होती है। जैसे ये चौक है, इसका आकार और आकृति इसकी भौतिक स्वरूप है, इसकी संरचना वो भी इसका भौतिक स्वरूप है। तो यहाँ आ जाता है आकार, आकृति, विमा, तापमान, दाब आदि, ये सब भौतिक अवस्थाएं हैं। ये भौतिक अवस्था भी क्या होनी चाहिए? नियत रहनी चाहिए। नियत का मतलब आप समझ रहे होंगे कि नियत का मतलब ये होता है कि वो चीज बदलनी नहीं चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये हमने चौके से, ये तांबे का तार है, ऐसा मान लीजिए तांबे का तार है। इसका आकार एक निश्चित बेलनाकार आकार है, निश्चित लंबाई है, इसका क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं जिसको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो भी फिक्स है। अब इसके अंदर से धारा प्रवाहित करेंगे तो इसका मान अलग होगा। अब यही चीज है सेम, इसके हम लंबाई को बढ़ा दें तो इसमें धारा का प्रवाह है वो उसके मान में अंतर आ जाएगा। तो ओम का नियम यही कहना चाहता है कि किसी भी चालक तार में पहले एक शर्त होगी, चालक तार में ओम का नियम चालक तार में लागू है, उसकी भौतिक अवस्थाएं नियत होनी चाहिए। यानी उसकी भौतिक अवस्थाओं का मतलब आकृति, आकार, विमा, तापमान, टेम्परेचर भी प्रभावित करता है। हम आगे पढ़ेंगे कि टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है, दाब भी प्रभावित करता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदल जाए तो भी इसके मान में अंतर आ जाएगा। तो फिर ये ओम के नियम का जो ग्राफ है, ओम के नियम की प्रकृति है वो परिवर्तित हो जाएगी। अगर ये दो चीज नियत हो जाए तो V समानुपाती I, V तो क्या हो गया? विभव या विभवांतर कह सकते हो आप, विभवांतर V, और ये होगी धारा I। ये चालक तार है आपका, इसके सिरों के ऊपर विभव लगाया हुआ है और जैसे ही विभवांतर लगाएंगे यानी बैटरी जोड़ देंगे तो इसके अंदर से धारा का प्रवाह हो जाएगा। तो ओम का नियम बिल्कुल साधारण सी भाषा में कहता है कि किसी चालक तार के भौतिक अवस्थाओं को नियत रख दिया जाए तो उसके सिरों पर लगा विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। सीधा प्रभाव पड़ता है। समानुपाती का मतलब समझ जाना, समानुपाती का मतलब होता है सीधा प्रभाव गिरना। सीधा प्रभाव का मतलब समझ गए होंगे। सीधे प्रभाव का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये हमने चालक तार का प्रयोग किया, जैसे विभव बढ़ाएंगे तो धारा का मान बढ़ जाएगा, विभव कम करेंगे धारा कम हो जाएगी, यानी सीधा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप एक चीज को बढ़ा रहे हैं, विभवांतर को बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़े, इसको कम करें तो ये भी कम हो जाए, इसको बोलते हैं समानुपाती प्रभाव, सीधा प्रभाव। तो आप ध्यान रखना इस बात का कि ओम का नियम ये दो कंडीशन पूरी करता हो तब ये चीज लागू होगी। और जब इसको हम सोल्व करते हैं कि V बराबर है, जब इस नियतांक को हटा दे, समानुपाती को हटा दे, इस समानुपाती को,
तो यहाँ एक नियतांक आता है आर आई, एक चिन्ह आ जाता है आर बोलते हैं, और आर का मतलब यहाँ पे प्रतिरोध, क्या है ये, प्रतिरोध, इसी को बोलते हैं प्रतिरोध। ये कांस्टेंट है यहाँ। एक बात और ध्यान रखना, नियतांक जो है, ये नियतांक कब है, इसकी वैल्यू नियत कब है, जब नियत है जब ये दोनों चीजें आपकी कंडीशन इन दोनों की पालना करता हो वो चालक। अगर ये बदल जाएगी तो नियत नहीं बचेगा, क्यों, क्योंकि ओम नियम की पालना ही नहीं होगी। तो ये कांस्टेंट, ये नियत तभी रहेगा जब आपकी चालक होना चाहिए और भौतिक अवस्था उसकी नियत रहनी चाहिए, तभी ये संभव है, अदरवाइज ये संभव नहीं है। तो V बराबर है आर आई, और सूत्र क्या हो गया हमारा, R बराबर है V बटे V आई, R बराबर है V बटे I, R प्रतिरोध, V विभवांतर और I धारा। तो सिंपल सी बात। अब प्रतिरोध जो टॉपिक चलेगा इसकी मैं चर्चा करता हूँ, यहाँ तक मैं समझ पाऊंगा कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि ओम के नियम की मूल धारणा क्या है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में और भी इसको क्लियर कर दूंगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन में बारीकी क्या है जो अक्सर हमारे क्वेश्चन को गलत करा देती है, वो बारीकी हमें समझनी है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी है, समझना है। आप वीडियो को इसको सुनेंगे ना, उससे ही क्लियर हो जाएगा। और जहां तक मेरे को लगता है आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना मिनिमम हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी, आप बिल्कुल सही क्वेश्चन को टिक कर पाएंगे आराम से। अब हम लेते हैं R बराबर है V बटे I, ये हमारा सूत्र बन चुका है। R क्या था, प्रतिरोध, V क्या था, विभवांतर, I क्या है, धारा। ये तीन चीजें हम यहाँ से क्लियर कर चुके हैं। प्रतिरोध,